हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी शालिनी। वेलकम टू द लीगल लेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट वीडियो में हमने सेक्शन 5 तक कवर कर लिया था। आज से हम सेक्शन 6 सेक्शन ऑनवर्ड जो हैं उनको डील करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना डिस्कशन। सेक्शन 6 बात करता है राजस्थान एक्साइज एक्ट का, पोजेशन बाई वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट। तो यहाँ पे ये सेक्शन प्रिस्क्राइब करता है कि अगर कोई पोजेशन एक्साइजेबल आर्टिकल की किसी के वाइफ, क्लर्क और सर्वेंट के पोजेशन में है तो माना जाएगा कि वो उसी पर्सन की पोजेशन में है। एक बार रीड कर लेते हैं। व्हेन एनी एक्साइजेबल आर्टिकल इज इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सनस वाइफ, क्लर्क, सर्वेंट ऑन अकाउंट ऑफ दैट पर्सन, it shall for the purpose of this act be deemed to be in the possession of that person। एक्सप्लेनेशन क्या बात करता है? अ पर्सन एम्प्लॉयड अगर कोई टेम्प्रोरी बेसिस पे या पर्टिकुलर ओकेजन के लिए भी उस कैपेसिटी में क्लर्क, सर्वेंट अपॉइंट होता है तो भी वो इसी सेक्शन के मीनिंग में आएगा और वो पर्सन अपने क्लर्क, सर्वेंट के बिहाफ पे लाइबल होगा। ठीक है, तो एक वाइकेरियस लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट था वो यहाँ पे कह सकते हैं कि लगेगा। अब बात करते हैं सेक्शन 7 की। ये बताता है सेविंग ऑफ इनेक्टमेंट्स रिलेटिंग टू कस्टम्स। तो यहाँ पे कस्टम्स के रिगार्डिंग सेविंग्स दी हुई हैं। अब बात करते हैं चैप्टर सेकंड की। चैप्टर सेकंड बात करता है कंट्रोल एंड इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अथॉरिटीज़ क्या हैं, किस तरीके से वो फंक्शन करेंगी, कौन उनके फंक्शंस को रेगुलेट करेगा, कन्फर करेगा, ये सारी बातें इसमें दी हुई हैं। तो एक बार हम देखते हैं। सेक्शन 8 बात करता है कंट्रोल ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। तो कंट्रोल किसकी उसमें होता है? तो जो एक्साइज डिपार्टमेंट होता है वो उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल किसके पास होता है? ये एक्साइज डिपार्टमेंट का शैल सब्जेक्ट टू डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट इन दी एक्साइज कमिश्नर। तो जो पूरी डायरेक्शन है, कंट्रोल है, वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, बट ये वेस्ट किस में होता है? ये एक्साइज कमिश्नर में वेस्ट होता है। नेक्स्ट सेक्शन है 9, अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज ऑफिसर। तो यहाँ पे सेक्शन याद रखना है कि 9 में दिया हुआ है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर एंड एक्साइज कमिश्नर कौन करता है? तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट शैल अपॉइंट एन एक्साइज कमिश्नर एंड मे अपॉइंट एज मेनी एडिशनल कमिश्नर। जितना भी उसको ज़रूरी लगता है वो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है फॉर द होल ऑफ द पार्ट्स ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान विद दिस एक्ट एक्सटेंड। अब 1A प्रोवाइड करता है दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे ऑल्सो अपॉइंट सच एंड सो मेनी अदर पर्सन एज इट थिंक्स फिट नेसेसरी। कौन कौन लोगों को? एज अ डेप्यूटी कमिश्नर इन चार्ज ऑफ डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड अदर इंफीरियर ऑफिसर। 1B भी कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्रेस्क्राइब कर सकता है ड्यूटीज एंड पावर्स जो कि सारे ऑफिसर्स और क्लास ऑफ ऑफिसर्स जो यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं उनको। सेकेंड क्लॉज प्रोवाइड करता है दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे डेलीगेट टू द एक्साइज कमिश्नर सच पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कन्फर्ड बाय दिस एक्ट टू स्पेसिफाई एक्सेप्ट द पावर ऑफ। कौन सा पावर नहीं कर सकता है? तो यहाँ पे रूल मेकिंग पावर के अलावा बाकी सारे पावर्स दे सकता है। थर्ड क्लॉज कहता है दैट द स्टेट गवर्नमेंट मे ऑल्सो ऑथराइज द एक्साइज कमिश्नर टू डेलीगेट टू एनी ऑफ इज सबॉर्डिनेट ऑफिसर सच पावर टू इज अंडर दी स्पेसिफाई। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है एक्साइज कमिश्नर को कि वो जो एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है वो डेलीगेट कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स को और वो सबॉर्डिनेट ऑफिसर उस अकॉर्डिंगली वर्क करेंगे। अब है नेक्स्ट सेक्शन 9A, अपील्स एंड रिवीजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सेक्शन का डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब यहाँ पे अपील्स भी याद रखनी है हमें कि किसकी अपील किसके पास जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। पहला है सेक्शन 9 याद रखना है 9A, अपील्स एंड रिवीजन के बारे में। एन अपील शैल लाई टू द एक्साइज कमिश्नर। अगर कोई ऑर्डर एक्साइज ऑफिसर के द्वारा पास किया गया है तो उसकी अपील होगी एक्साइज कमिश्नर के पास। और डिवीजन बेंच ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैब्लिश्ड अंडर प्रोविजन ऑफ राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। अगर कोई ऑर्डर पास किया गया है एक्साइज कमिश्नर का तो वो किसके पास होगा? उसकी अपील जाएगी डिवीजन बेंच ऑफ रेवेन्यू बोर्ड के पास। प्रोवाइडेड दिया है दैट नो अपील शैल बी एंटरटेन अनलेस इट इज अकम्पनीड बाय द सेटिस्फैक्ट्री प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ 75% ऑफ द अमाउंट ऑफ डिमांड क्रिएटेड बाय द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट। अब यहाँ पे टाइम स्लॉट दिया है वो भी हमें याद रखना है दैट एनी अपील अंडर सबसेक्शन 1 मे बी प्रेफर्ड एट एनी टाइम विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर कंप्लेंट। ठीक है, तो ऑर्डर कंप्लेंट होने के 60 दिनों के अंदर में ये जो अपील है वो प्रेफर कर देनी चाहिए। एंड द डिसीजन ऑफ द एक्साइज कमिश्नर या बोर्ड रेवेन्यू एज द केस में बी ऑन सच अपील शैल सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ रिवीजन इफ एनी अंडर सबसेक्शन 4 बी फाइनल। तो रिवीजन के लिए भी जा सकता है और उसके बाद ये जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ क्लॉज कहता है दैट द डिवीजन बेंच ऑफ द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मे रिवाइज एनी ऑर्डर पास्ड on appeal by the excise commissioner and any revision under subsection 4 may be preferred at any time within. तो अपील कितने दिन के अंदर? 60 दिन के अंदर। रिवीजन कितने दिन के अंदर? 30 डेज के अंदर। ये चीज याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं 9B पे, बार ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स। तो यहाँ पे सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को बार किया गया है। कहता है नो सिविल कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग और सेट असाइड और मॉडिफाई एनी ओरिजिनल ऑर्डर पास बाय एनी ऑफिसर कॉम्पिटेंट टू डू सो अंडर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट या एनी ऑर्डर पास्ड अंडर और रेफर्ड टू सेक्शन 9A। अगला है सेक्शन 10 जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर एंड कन्फरिंग पावर। तो कौन अपॉइंट करता है? ये स्टेट गवर्नमेंट करती है और साथ ही साथ इम्पावर कर सकती है किसी ऑफिसर को टू परफॉर्म द एक्ट्स एंड ड्यूटीज मेंशन्ड इन चैप्टर 8 एंड ऑर्डर कर सकती है दैट ऑल और एनी ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज असाइंड टू एन ऑफिसर ऑफ द एक्साइज डिपार्टमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल सब्जेक्ट टू एनी प्रोविजन देयरऑफ exercised and performed by officer other than the officer of excise department or by any other person। नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। यहाँ पे है चैप्टर 3 इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है? एक तो ये याद रखिएगा कि चैप्टर 3 इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करता है और यहाँ पे पावर्स किसके पास दी गई हैं, ठीक है, कि वो स्टॉप कर सकता है, अलाउ कर सकता है, लाइसेंस ग्रांट कर सकता है, ये सारे पावर्स को हमको देखना है। सेक्शन ए में बात करता है इंपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। तो हम इंपोर्ट की भी डेफिनेशन देख चुके हैं और एक्साइजेबल आर्टिकल की भी डेफिनेशन हम डेफिनेशन क्लॉज में देख सकते हैं। अब यहाँ पे कहता है दैट नो, इसका जो लैंग्वेज है वो नेगेटिव है। नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी इम्पोर्टेड अनलेस, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो परमिट ना कर दे, या तो जनरल ऑर्डर के थ्रू या स्पेशल ऑर्डर के थ्रू, ठीक है, या सच कंडीशन इफ एनी स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज हैव बीन सेटिस्फाइड। तो जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट या तो परमिट ना कर दे या तो जो कंडीशन उन्होंने इम्पोज की है वो कम्प्लीटली उसको फुलफिल कर दिया गया हो और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेटिस्फाइड हो। एंड सी है दैट द ड्यूटी इफ एनी इम्पोज अंडर सेक्शन 28 हैज़ बीन पेड और अ बॉन्ड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड फॉर द पेमेंट देयर ऑफ। तो अगर कोई ड्यूटी या फिर बॉन्ड वगैरह एग्जीक्यूट कराना है तो वो भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। 12 बात करता है एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। तो ये भी लैंग्वेज सेम ही है। नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्ट अनलेस द ड्यूटी इफ एनी इम्पोज्ड अंडर सेक्शन 28 has been paid or a bond has been executed for the payment thereof and such condition if any as the state government may impose have been satisfied। नेक्स्ट है सेक्शन 13 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट एक्साइजेबल आर्टिकल। तो ये किस में दिया गया है? ये बस इतना याद रखना है, 13 इसके बारे में बात करता है और स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में इंपोर्ट प्रोहिबिट कर सकती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को और ट्रांसपोर्ट को भी। नेक्स्ट 14 पासेस नेसेसरी फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके जिस तरीके के पासेस को अलॉट करती है कि ये पास लेना आपको ज़रूरी होता है, तो वहाँ पे वो पास जब तक नहीं लिया जाता है तब तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है। और एक क्वांटिटी भी कि एक इतनी क्वांटिटी का ही हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट और वो चीज़ें अलाउ करेंगे, तो वो सारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो इसी के बारे में बात करता है नो एक्साइजेबल आर्टिकल एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज द स्टेट गवर्नमेंट मे प्रेस्क्राइब बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट either generally or all territories of the state of Rajasthan to which this act extend for any local area comprised therein shall be imported, exported or transported except under a pass issued under the provision of the next following section। नेक्स्ट बात करते हैं 15 की ग्रांट ऑफ पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो कौन ग्रांट करता है? यहाँ पे पासेस फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट आर्टिकल में बी ग्रांटेड बाय एक्साइज कमिश्नर और बाय एन एक्साइज ऑफिसर duly empowered in this behalf subject to such restriction as the state government may impose in this behalf from time to time। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने जो सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनको फॉलो करते हुए, उन्हें ध्यान में रखते हुए यहाँ पे परमिशन या पासेस कौन ग्रांट करेगा? एक्साइज कमिश्नर या कोई अदर ऑफिसर। सेकंड क्लॉज कहता है सच पासेस में आइदर बी जनरल फॉर डेफिनिट पीरियड्स and kinds of article or drugs or special for specified occasion or particular consignments only। नेक्स्ट पे आते हैं चैप्टर 4 बात करता है मैन्युफैक्चर पोजेशन एंड सेल के बारे में। सेक्शन 16 है
मैन्युफैक्चर ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल प्रोहिबिटेड एक्सेप्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये भी नेगेटिव लैंग्वेज है। नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी मैन्युफैक्चर्ड, कौन कौन से नहीं होंगे? नो हेम्प प्लांट कैनबीज सटाइवा शैल बी कल्टिवेटेड, नो पोर्शन ऑफ हेम्प प्लांट कैनबीज सटाइवा फ्रॉम विच इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड शैल बी कलेक्टेड, नो लीकर शैल बी बॉटल्ड फॉर सेल, नो tari producing tree shall be tapped, no tari shall be drawn from any tree, and no person shall use, keep, or have in possession of any material, still, utensils, implement, instrument, or apparatus whatsoever for the purpose of manufacturing any excisable article. अब यहाँ पे कंडीशंस दी हुई हैं कि कब की जा सकती हैं। एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड इन दैट बिहाफ बाय द एक्साइज कमिश्नर और बाय एन एक्साइज ऑफिसर ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ। सेकंड क्लॉज कहता है नो डिस्टिलरी, ब्रीवरी और पॉट स्टील बी कंस्ट्रक्टेड और वर्कड एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड इन दैट बिहाफ बाय द एक्साइज कमिश्नर। नेक्स्ट सेक्शन 17 बात करता है एस्टैब्लिशमेंट और लाइसेंसिंग ऑफ डिस्टिलरीज एंड वेयर हाउस के। सो सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन एंड कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज द एक्साइज कमिश्नर, वो स्टैब्लिश कर सकते हैं अ डिस्टिलरी और अ पॉट स्टील इन विच स्पिरिट में बी मैन्युफैक्चर्ड अंडर द लाइसेंस ग्रांटेड अंडर दिस एक्ट, या डिसकंटिन्यू कर सकते हैं या लाइसेंस दे सकते हैं द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डिस्टिलरीज और पॉट स्टील और ब्रीवरी ऑन सच कंडीशन एज द स्टेट गवर्नमेंट में इम्पोज। फोर्थ कंडीशन है establish or license a warehouse wherein any excisable article may be deposited and kept without payment of duty, and साथ ही साथ discontinue any warehouse so established। तो ये पांचों जो है वो ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 18 की, जो है रिमूवल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल फ्रॉम डिस्टिलरी एटसेट्रा। यहाँ पे कहता है नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी रिमूव्ड फ्रॉम एनी डिस्टिलरी, ब्रिवरी, pot still, warehouse, or other place of storage established or licensed under this act, unless the duty payable therefore under this act paid or a bond has been executed for the payment thereof। तो जब तक कि पेमेंट पूरी तरीके से दे नहीं जाती है, बॉन्ड अगर एग्जीक्यूट करना है तो बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं कर दिया जाता है, तब तक वहां से रिमूवल नहीं किया जा सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, सेक्शन 19 बात करता है possession of excise article in excess of quantity prescribed by the state government prohibited except under permission। तो अगर कोई पर्सन है जो जितना उसको परमिट किया गया है वो उससे एक्सेस क्वांटिटी में अगर उसका पजेस करता है किसी भी एक्साइजेबल आर्टिकल को, तो वहाँ पे क्या होगा? हियर नो पर्सन नॉट बीइंग लाइसेंस्ड मैन्युफैक्चर, कल्टिवेट, कलेक्ट, सेल एनी एक्साइजेबल आर्टिकल शैल हैव इन अ पोजेशन any quantity of such article in excess of the quantity as the state government has under section 5 declared to be the limit of sale by retail, except under the permit granted by the excise commissioner and excise officer duly empowered in that behalf। यहाँ पे है सबसेक्शन शैल नॉट एक्सटेंड टू, किस पे नहीं होता है? तो ये फॉरेन लीकर पे अप्लाई नहीं होता है, और लाइसेंस्ड वेंडर शैल नॉट हैव इन हिज पोजेशन एनी प्लेस अदर देन दैट ऑथराइज्ड बाय हिज लाइसेंस। ठीक है, और फोर्थ क्लॉज नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लॉज दिया हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 20 सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल विदाउट लाइसेंस प्रोहिबिटेड। तो यहाँ पे नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी सोल्ड विदाउट अ लाइसेंस फ्रॉम द एक्साइज कमिश्नर और एनी एक्साइज कमिश्नर empowered in that behalf। प्रोवाइडेड दिया है अ पर्सन लाइसेंस्ड अंडर दिस एक्ट टू कल्टिवेट और कलेक्ट हेम्प प्लांट कैनबिस में सेल विदाउट अ लाइसेंस दोज पोर्शन ऑफ द प्लांट from which any intoxicating drugs can be manufactured to any person licensed under this act, या a license for sale or more than one district of those part of the state of Rajasthan to which this act extend। Nothing in this section shall apply to sale of any foreign liquor legally procured by any person for his private use or sold by him or by auction on behalf of his representative in interest upon his quitting of station। नेक्स्ट है सेक्शन 21 सेल ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल। हियर नो लीकर शैल बी बॉटल्ड फॉर सेल एंड नो एक्साइजेबल आर्टिकल शैल बी सोल्ड अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ग्रांटेड इन दैट बिहाफ। 22 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ सेल एटसेट्रा और टू सर्टेन पर्संस और इन सर्टेन मैनर इन द सर्कमस्टांसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन तीनों कंडीशंस को यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे सेल और डिलीवर किन्हें नहीं किया जाएगा या एम्प्लॉय नहीं किया जाएगा किसी पर्सन को, कौन कौन से लोग हैं वो? पहला है टू एनी पर्सन अपेरेंटली अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स, और दूसरी कंडीशन है कोई अनसाउंड माइंड का पर्सन है, या एनी सोल्जर ऑन ड्यूटी एंड इन यूनिफॉर्म
except with the permission of the proper officer of the unit to which civil judge belong। तो ये 3 लोगों को नहीं किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन दिया है that the provision of this subsection apply whether the liquor or intoxicating drug is sold or delivered to a person for consumption by himself or any other person whatever the sale of delivery is for consumption of premises vendor। अब यहाँ पे सेकंड क्लॉज कहता है नो सच वेंडर और पर्सन एज अ फोर्स सेल और डिलीवर एनी लीकर इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग इन एक्सचेंज वेदर होली और इन पार्ट फॉर ज्वेलरी क्लोथ्स आर्म्स हाउस होल्ड यूटेंसिल्स। ठीक है, तो जैसे ज्वेलरी वगैरह लोग लेके जाते हैं और वहाँ पे इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ये सारे लीकर्स वगैरह लेने की कोशिश करते हैं, तो ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं होंगी, यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड किया गया है 22 में। नेक्स्ट 23, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पर्पज से भी और मेंस के पर्पज से। 23 बात करता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स और वुमेन एंड ऑफ सर्टेन अदर पर्सन। तो यहाँ पे कह रहा है ये सेक्शन दैट नो पर्सन हु इज लाइसेंस टू सेल liquor for consumption on his premises shall during the hours in which such premises are kept open for business employ or permit to be employed either with or without remuneration any person under the age of 18 years, any leper, any person suffering from the infectious disease in any such part of such premises in which such liquor or spirit is consumed by the public। ठीक है, और ये वहीं पे सेकंड क्लॉज कह रहा है दैट नो पर्सन हु इज लाइसेंस टू सेल फॉरेन लिकर फॉर कंजम्पशन ऑन हिज प्रीमाइजेस विदाउट द प्रीवियस परमिशन इन राइटिंग ऑफ द एक्साइज कमिश्नर और एन एक्साइज ऑफिसर ड्यूली empowered in that behalf during the hours in which such premises are kept open for business employ or permit to be employed either with or without remuneration any woman in any part of such premises in which liquor is consumed by the public। ठीक है, तो यहाँ चाइल्ड को भी सेव किया गया है, यहाँ पे वुमेन को भी सेव किया गया है। For every permission granted under subsection 2 shall be endorsed on the license and may be modified or withdrawn। Next, section 24 बात करता है grant of exclusive privilege of manufacture etc। तो यहाँ पे the excise commissioner may order the grant of any person of a license for exclusive privilege of manufacturing or supplying the wholesale or for both। Next, of selling by wholesale or by retail, of manufacturing or supplying any by wholesale or both of the selling retail the country liquor foreign liquor or intoxicating drugs within any local area of those parts of the state of Rajasthan to which this act extends। So आगे के sections को हम next video में cover करेंगे, तब तक के लिए keep learning keep shining all the best, thank you।